हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। लेकिन उससे पहले हम यूपीएससी यूपीपीएससी परीक्षा का अवलोकन करते हैं। यूपीएससी परीक्षा में प्रीलिम्स एवं मेंस और इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में दो प्रश्न पत्र आते हैं, जीएस और सीसेट। जीएस के अंतर्गत 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं, 200 मार्क्स होता है इसमें। इसी के हिसाब से हमारी कट ऑफ बनती है, जो मुख्य परीक्षा के लिए बैठने के लिए अनिवार्य होती है। एवं प्रीलिम्स के अंतर्गत सेकंड पेपर होता है सी सेट का। सी सेट के अंतर्गत 80 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं, लेकिन 33% अंक अनिवार्य होते हैं। अगर 33% अंक आपका आया है तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, और जीएस के पेपर में आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही हो तो आप मेंस में बैठ सकते हो। ठीक है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के बाद मेंस की। ठीक है, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत दो पेपर कंपलसरी होते हैं, जिनको कंपलसरी पेपर कहते हैं, पेपर ए और पेपर बी। जिसमें पेपर बी अंग्रेजी सबके लिए अनिवार्य होता है, लेकिन पेपर ए वैकल्पिक होता है। जैसे भारतीय भाषा के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषा उल्लेखित है उसमें से किसी भी भाषा को हम चुन सकते हैं। ठीक है, ये हो गए कंपलसरी एग्जाम। अब हम आते हैं पेपर फर्स्ट होता है निबंध का। पेपर सेकंड के अंतर्गत आते हैं चारों पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड एवं जीएस फोर्थ। और पेपर 6 और 7 के अंतर्गत आते हैं वैकल्पिक के 2 पेपर। ठीक है, जैसे कोई भी वैकल्पिक, किसी ने हिंदी लिया है या किसी ने ज्योग्राफी लिया है या किसी ने फिलॉसफी लिया है, कुछ भी ले सकता है। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वैकल्पिक प्रश्न पत्र को चुन सकता है। ठीक है, प्रत्येक पेपर होता है 250 अंक का, और 7 पेपर हुए तो अब हम देखते हैं 7 पेपर हुए इंटू 250 इक्वल 1750, मतलब 1750 का टोटल अंक होता है। जिसमें से टॉप करने वाले 1000 के नीचे ही होते हैं, मतलब 1000 के नीचे नंबर आते हैं और टॉप कर जाते हैं लोग बाग। ठीक है, लेकिन ये आसान नहीं होता नंबर लाना। और तृतीय स्टेट होता है, ठीक है, इंटरव्यू होता है 275 का, जो शाहजहां रोड, नई दिल्ली, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं भौतिक भूगोल की सिलेबस की बात, कि भौतिक भूगोल में सिलेबस में क्या क्या हम देखेंगे। सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की कुछ टर्मिनोलॉजी, जिससे हमारी भौतिक भूगोल पढ़ने का जो डर होता है वो खत्म हो जाए। जैसे भूकंप। भूकंप का मतलब क्या होता है? भू और कंप। भू मतलब होता है भूपरपटी, और कंप मतलब होता है कंपन। भूपरपटी पर कंपन भूकंप कहलाता है। ऐसी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को दो भागों में बांट सकते हैं, ज्वाला और मुखी। ज्वाला का मतलब होता है अग्नि। अग्नि में तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ, जिसे लावा या मैग्मा कहते हैं। आगे हम बताएंगे लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है। अब मुखी मतलब मुख, छिद्र या दरार। ठीक है, ज्वालामुखी का समग्र रूप होता है ज्वाला और मुखी, अग्नि और मुख, जिसके मुख से अग्नि निकले, एक सिंपल वे में। अब चक्रवात पे बात करते हैं हम। चक्रवात का दो शब्दों में बांट सकते हैं, चक्र और बात। तो चक्र मतलब होता है चक्कर, बात मतलब वायु। ऐसे ही हम सिंपल वे में फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। ज्योग्राफी ज्योग्राफी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, आई मीन जियो और ग्राफी। जियो मतलब होता अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन हम किन वस्तुओं के माध्यम से करेंगे? पृथ्वी का अध्ययन हम जैविक वस्तुओं और अजैविक वस्तुओं के अंतर्गत करेंगे। जैविक वस्तुओं के अंतर्गत क्या आता है? पेड़, पशु, मानव इत्यादि। अजैविक अजैविक के अंतर्गत क्या आता है? मृदा, चट्टान, वायु, प्रकाश इत्यादि। ठीक है, अब हम भौतिक भूगोल पढ़ेंगे तो कुछ विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा के आसानी के लिए भौतिक भूगोल को दो दृष्टिकोण से देखा है। प्रथम प्रथम वर्ग है, अध्ययन का केंद्र बिंदु है भौतिक तत्व,
ठीक है, भौतिक तत्व में कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे पहाड़, पेड़, नदियां इत्यादि। द्वितीय वर्ग है, द्वितीय वर्ग का अध्ययन का बिंदु है मानव, जिसे कहते हैं मानव भूगोल। अब हम बात करते हैं भौतिक भूगोल का पाठ्यक्रम। भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक परतें, असंबद्धता रेखा, डिसकंटिन्यूटी लाइन, शैल चट्टाने, ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, संवहन धारा सिद्धांत, सागर नीतल प्रसरण, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और भूकंप, प्लेट विवर्तनी और ज्वालामुखी, भू संरचना, स्थलाकृति, सुनामी और इत्यादि। अब हम भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम की दूसरी शाखा समुद्र विज्ञान की बात करते हैं। समुद्र विज्ञान में समुद्री कानून, महासागरीय नीतलीय उच्चावच, महासागरीय लवणता, महासागरीय तापमान, महासागरीय धारा, ज्वार भाटा, कोरल लीफ और प्रवाल विरंजन, महासागरीय संसाधन। भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीसरी शाखा की हम बात करते हैं, जिसमें जलवायु विज्ञान की बात करेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है वायुमंडल, संघटक संरचना, सूर्यताप, तापमान, तापीय वितरण, वायुदाब, वायुदाब पेटी, पवन परिसंचरण तंत्र, आर्द्रता, बादल, वर्षा, जेट स्ट्रीम, वायु राशि, वाताग्र, चक्रवात, जलवायु वर्गीकरण इत्यादि। अब भारत का भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल एक शाखा है, जिसके अंतर्गत भारत का आकार एवं स्थिति, भारत की भौतिक विभाजन, भारत का अववहन तंत्र, भारतीय जलवायु, मृदा, वनस्पति, भारत का मानव भूगोल, जनसंख्या, बस्ती, परिवहन, कृषि, उद्योग, प्रवसन, और लास्ट में हम करेंगे एस्ट्रोनॉमी, मतलब खगोल की। ठीक है, ये हमारा था भौतिक भूगोल का सिलेबस। अब हम शुरुआत करते हैं अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या अंतर होता है? अब ये मत कहना अक्षांश और अक्षांश रेखा दोनों एक ही चीज होती है, ये दोनों अलग चीज होती है। देशांतर और देशांतर रेखा में क्या अंतर होता है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम आगे जानते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखा में क्या अंतर होता है, या अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं। अक्षांश वो है कोणीय दूरी। पहली बात तो अक्षांश कोणीय दूरी होती है। कोणीय दूरी क्या होती है देखते हैं हम। कोणीय दूरी होती है, जैसे कोई कोण ले लिया हमने ए, तो इसे हम कहेंगे कोणीय दूरी। कोणीय दूरी। और अक्षांश रेखा क्या होता है, रेखीय दूरी। ठीक है, अब रेखीय दूरी हम कैसे पता करेंगे, रेखीय दूरी कैसे कहते हैं? तो रेखीय दूरी की डेफिनेशन होती है किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखीय दूरी कहते हैं। जैसे एक बिंदु ए है, जैसे एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कोणीय दूरी कहते हैं। तो ए जितनी दूरी होगी तो इसे कोणीय रेखीय दूरी कहेंगे। ठीक है, पहला तो अंतर अक्षांश और अक्षांश रेखा में यही है, देशांतर एवं देशांतर रेखा में यही है कि अक्षांश होता है या देशांतर होता है कोणीय दूरी, और अक्षांश या अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा होता है रेखीय दूरी। अब अक्षांश की बात करते हैं। अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर उत्तर या दक्षिण दिशा में मापी जाती है। अतः अक्षांश एक कोणीय दूरी है जिसे हम डिग्री, मिनट, सेकंड में मापते हैं। समान समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है, जैसा कि हमने पहले बता दिया था।
अतः अक्षांश रेखा एक रेखीय दूरी है। यदि एक एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांशों को खींचें तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 90 + 90 + 1 मतलब 181। अक्षांशों में ध्रुवों पर हम जाते हैं तो हमें अक्षांश रेखा प्राप्त नहीं होती है, ध्रुवों पर बिंदु प्राप्त होती है। इसलिए ध्रुवों की अक्षांशों की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या माइनस करेंगे तो इसमें होगा 181 - 2 तो 179। ठीक है, अब ये थ्योरी थी, अब इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो अक्षांश किसे कहते हैं? इसमें कहा गया था अक्षांश वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, ठीक है। अब विषुवत रेखा क्या है? ये 3D मॉडल है। इसको हम ऐसे समझाएंगे, जैसे मान लो ये है पृथ्वी का केंद्र, ये है पृथ्वी का केंद्र, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर, विषुवत रेखा को आधार मानकर खींचे गए कोणीय दूरी, ठीक है, ए है। जैसे ए है कोणीय दूरी, ए है कोणीय दूरी, ए है कोणीय दूरी, ए है, ऐसे ही पूरे में। तो दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। तो दो अक्षांश कौन कौन से होंगे? जैसे ए और ए, ये दोनों हैं, तो इसको कहेंगे अक्षांश रेखा, इसको, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी को कहेंगे, जैसे इसको कहेंगे अक्षांश, ठीक है। अक्षांश को डिग्री, मिनट और सेकंड में मापते हैं, एवं कोणीय दूरी तो होती है सिंपल। अब हम अक्षांश रेखाएं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं पे बात करते हैं। विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कहाँ प्राप्त होगी हमें? विषुवत रेखा पर, ठीक है। और विषुवत रेखा हमने बताया था आपको आधार मान के, जिस जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें था, ठीक है। अब अक्षांश रेखा की कुछ और विशेषताएं देखते हैं। अच्छा, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को बेल्ट या जोन कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं देशांतर। देशांतर के बारे में, देशांतर वह कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री देशांतर को आधार मानकर पूर्व एवं पश्चिम दिशा में मापी जाती है। समान देशांतर को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या गई 360, ठीक है। इसको हम ऐसे समझते हैं, 179 ईस्ट प्लस 179 वेस्ट प्लस 0 प्रधान माध्यम रेखा प्लस 1 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देशांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं की दूरी कम होती है। दो देशांतर रेखाओं के क्षेत्र को गौर कहते हैं। विषुवत पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक एवं ध्रुवों पर न्यूनतम होती है। देशांतर रेखाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समय निर्धारण में होती है, ठीक है। देशांतर से हम समय निर्धारित कर सकते हैं। समय गणना करने के लिए निम्न फॉर्मूला को हमें संज्ञान में लेना पड़ेगा। पहला है, तो हमारी पृथ्वी एक चक्कर 360 24 घंटे में लगाती है, जो 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। और दूसरा पॉइंट याद रखना है, पूर्व की ओर जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। और किससे? तो लंदन में एक
वेधशाला है, जिसको जीरो प्रधान एनमोत्तर माना गया है, जिसके पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है एवं पश्चिम में जाने पर समय घटता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, देशांतर निकालना है आपको। अगर कोई मैच लंदन में 12 बजे हो रहा है तो वह भारतीय समय के अनुसार कितने बजे होगा? ठीक है, हमें ये बताना है। और हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की विषमताएं पाई जाती हैं, जिसे पृथ्वी का उच्चवच कहते हैं। पृथ्वी का उच्चवच 3 श्रेणियों में विभक्त है। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है अपर्दन, अपक्षय से बनी स्थल आकृतियां, जैसे जलप्रपात, कुंड, बरखान आदि। अब पृथ्वी के इन उच्चावच का कारण निम्न है, जिसके अंतर्गत दो बलों का संज्ञान हमें मिलता है। पहला है बाह्य बल, एक्सोजेनिक फोर्स, आंतरिक बल, एंडोजेनिक फोर्स। बाह्य बल सहती सतही प्रक्रियाएं, आंतरिक बल भूकंप, ज्वालामुखी। बहिर्जनित बल वह बल जो पृथ्वी की सतह के ऊपर लगता है, बहिर्जनित बल कहलाता है। यह बल पृथ्वी के सतह को समतल करने का प्रयास करता है। तो बहिर्जनित बल पृथ्वी के सतह को समतल करने का प्रयास करता है, ये ध्यान देने वाली बात है। अंतर्जनित बल, अंतर्जात बल वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, अंतर्जात बल कहलाता है। अंतर्जात बल पृथ्वी की सतह पर विषमताएं पैदा करता है और मानवीय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के दो स्रोत हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसे डायरेक्ट सोर्स मतलब प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत पृथ्वी का आंतरिक संरचना हम देखेंगे। डायरेक्ट सोर्स के अंतर्गत आता है वेधन, खनन, ज्वालामुखी। इनडायरेक्ट स्रोत के अंतर्गत आता है घनत्व, तापमान, दाब, भूकंपीय तरंगे, उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल। वेधन ड्रिलिंग के अंतर्गत हम देखते हैं पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर खुदाई करना वेधन कहलाता है। सर्वाधिक गहरा वेधन आर्कटिक में कोला प्रायद्वीप पर किया गया, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है। जहां पृथ्वी की औसत त्रिज्या 1671 किलोमीटर है, अतः वेधन द्वारा अत्यंत सीमित जानकारी मिली। अब देखते हैं दूसरा, खनन। सबसे गहरी खान पोनेंग खान है, जो साउथ अफ्रीका में स्थित है। यह खान सोने के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गहराई 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं ज्वालामुखी। अब जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, ज्वालामुखी को दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है, ज्वाला और मुखी। ज्वाला मतलब होता है अग्नि, अग्नि का मतलब होगा तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ। तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ के अंतर्गत देखेंगे हम मैग्मा। एवं मैग्मा से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैस निकल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप वह ठंडा हो जाता है एवं गैस रहित हो जाता है, जिसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, लावा, मैग्मा से लावा की यह यात्रा है। और मुखी मतलब होता है मुख, क्षेत्र या दरार। ज्वालामुखी वह छिद्रित दरार है जिससे भूगर्भ का तप्त एवं पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी की सतह पर
उद्गारित होता है। इस तप्त एवं पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जिसे में जिसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड आदि विभिन्न गैसें मिली रहती हैं तथा गैस रहित मैग्मा को लावा कहते हैं। मैग्मा एवं लावा का अध्ययन कर इस बात की जानकारी तो मिल जाती है कि पृथ्वी के गर्भ में क्या है क्या, लेकिन वे कितनी गहराई से आई हैं इस बात का जानकारी नहीं मिल पाती। अप्रत्यक्ष स्रोत। पहला, घनत्व। पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व बढ़ता है, जिसका कारण निम्न है। ऊपरी परतों का भीतरी परतों पर पड़ने वाला दबाव, जिससे आंतरिक भाग की खनिजों का घनत्व बढ़ जाता है। जब पृथ्वी द्रव अवस्था में थी तो घूर्णन के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद हल्के पदार्थ परिधि की ओर उन्मादित हुए और भारी पदार्थ केंद्र की ओर निमाजित हुए। इस प्रकार केंद्र में आयरन और निकेल तत्व के होने की पुष्टि हुई। अब दूसरा देखते हैं, तापमान। वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण में पाया कि प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ता है, जिसे भूतापीय प्रवणता कहते हैं। यदि इस दर से तापमान बढ़ता रहे तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी स्वतः जल जाएगी। तब वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी की सतह से कोर की ओर जाने पर तापमान तो बढ़ता है, लेकिन ताप वृद्धि की दर कम होती है। पृथ्वी के गर्भ में तापमान का कारण निम्न है। ठीक है। पृथ्वी की अपशिष्ट ऊष्मा, रेडियो एक्टिव तत्वों की उपस्थिति। रेडियो एक्टिव तत्व अनंत काल तक ऊर्जा ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं। ऊपरी परतों का भीतरी परतों पर पड़ने वाला दबाव, गुरुत्वीय त्वरण का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। अब टेम्परेचर को हम देखते हैं। पृथ्वी में टेम्परेचर, पृथ्वी के 100 किलोमीटर अंदर जाने पर 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 200 किलोमीटर जाने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 700 किलोमीटर जाने पर 1900 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 2900 किलोमीटर जाने पर 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। एवं 5150 किलोमीटर जाने पर 4300 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। एवं 6371 किलोमीटर जाने पर 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब हम देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड का निर्माण वैसे ही हुआ जैसे पृथ्वी एवं अन्य ग्रह का हुआ, अतः उल्का पिंड के अंतर्गत आंतरिक भाग का अध्ययन कर पृथ्वी के अपशिष्ट ऊष्मा का व्याख्यांकित किया गया। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जिसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह वह भूमध्य रेखा पर कम एवं ध्रुवों पर अधिक लगता है, अर्थात गुरुत्वीय बल में यह भिन्नता गुरुत्वीय विसंगति कहलाता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि भूगर्भ में पदार्थों का विवरण असमान है। अब हम देखते हैं भूकंप। भूकंप प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों से भूपर्पटी में उत्पन्न आकस्मिक कंपन एवं हलचल भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपीय ऊर्जा मुक्त होती है, फोकस या मूल हाइपोसेंटर अवकेंद्र कहलाता है। फोकस के ठीक लंबवत 90 अंश पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का आभास होता है, अधिकेंद्र कहलाता है, एपिसेंटर। फोकस से दो तरंगें निकलती हैं,
पी और एस। पी मतलब होता है प्राइमरी तरंगे और एस मतलब होता है सेकेंडरी तरंगे। अब इसको हम चित्र द्वारा देख। पी तरंगों की विशेषताएं। पी तरंगे कण की दिशा में समांतर गति करती हैं, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। यह ध्वनि के समान होती हैं। इनका औसत वेग 11 किलोमीटर होता है। पी तरंगों का वेग घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात घनत्व बढ़ने पर पी तरंगों का वेग बढ़ता है। पी तरंग का वेग दृढ़ता का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात दृढ़ता बढ़ने पर पी तरंगों का वेग बढ़ता है। पी तरंगें सभी माध्यम में गतिशील होती हैं। अब बात करते हैं एस तरंगों की विशेषताओं की। एस तरंगें कण की दिशा के लंबवत गति करती हैं, अतः इसे अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। ये सागरीय लहरों के समान होती हैं। इनका औसत वेग 5.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। एस तरंगों का वेग भी घनत्व और दृढ़ता के अनुक्रमानुपाती होता है। एस तरंगों में यह ध्यान देने वाली बात है कि ये केवल ठोस माध्यम में गतिशील होती हैं। थैंक यू। आपका ये होमवर्क है कि आपको पी तरंगों और एस तरंगों में समानता एवं भिन्नता पर एक चार्ट बनाना है एवं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की समानता एवं भिन्नता पर एक चार्ट बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।